Hello everyone, welcome to Wildganda Academy and today we are discussing 11th May editorial. आज तीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला, एडवांसिंग इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस इनोवेशन टाइज। अभी जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे और उन्होंने डिफेंस इनोवेटिव टाई अप किया है, ये देखेंगे। दूसरा, कॉस्ट टू एक्सेस हेल्थ केयर में इसी आईएएस के अंदर जो हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं वो वो क्या है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। और थर्ड वन, जो लास्ट 7 डेज से लास्ट वीक जो पूरा न्यूज चली गवर्नर से रिलेटेड, द गवर्नर हु फॉरगॉट हिज जॉब, और भी पुराने आर्टिकल वो सब एक जगह मैंने क्लिक कर दिए हैं, वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। पेपर्स बहुत आसान है करेक्ट करना, पेपर 2 पेपर 3 ये टॉपिक है, इसको आप देखिएगा। और साथ साथ में चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। चलिए, ये आर्टिकल आप देखिए, एडवांसिंग इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस इनोवेशन टाइज के बारे में। देखिए स्क्रीन पे आपको पूरी विजिबिलिटी दिख रही होगी, क्लियर है। साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोला जाता है, उसके पासपोर्ट पे उसने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ कोरिया मेंशन किया हुआ है। 1962 में ये कंट्री एग्जिस्ट बनती है, और 73 से बाइलेटरल रिलेशंस में डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के साथ स्टैब्लिश करती है। तो यहां से इस जर्नी की शुरुआत होती है। 2005 में हम डिफेंस और इंडस्ट्री लॉजिस्टिक के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच, जिसमें हम प्रोडक्शन के ऊपर कॉर्पोरेशन कोऑपरेट करने के लिए उसके लिए कॉपरेशन होता है। और साथ साथ में आर&डी और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। 2010 के अंदर हम 5 ईयर का एमओयू साइन करते हैं, जिसमें हम डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, और इसके अंदर ट्रेनिंग, एक्सचेंज, विजिट्स और ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि इंडियन जो डिफेंस सर्विस डिफेंस है, भारत की सैन्य क्षमता, डिफेंस पावर, वो वर्ल्ड ऑर्डर पे काफी पावरफुल मानी जाती है। एशिया में चाइना के बाद हम ही हैं। तो और साउथ कोरिया एक डेवलप कंट्री है, तो वहाँ उसके जो रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, और चैलेंजेस हैं, इन सबको देखते हुए अब दोनों के चैलेंजेस भी बड़े क्लियर हैं। वो नॉर्थ कोरिया से वहां परेशान है, हम यहाँ पाकिस्तान से परेशान है। हम दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक है, जबकि हमारे अपोज में जो कंट्री हो कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेसी उनके यहाँ नहीं है। 2015 में पार्टनरशिप एलिवेट होती है, और स्पेशल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 2020 के अंदर हम एक पूरा इंडस्ट्रियल डिफेंस रोड मैप बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपनी एंगेजमेंट को एक्सटेंड करना शुरू करते हैं, जिसमें हम लैंड, नेवल, एरो, गाइडेड वेपन्स, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेकिंग के कॉन्सेप्ट में चीजों को लेके जाते हैं। फिर इसका एक नोटेबल आउटकम निकलता है कि K9 वज्रा टी, जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जिसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है एल&टी और हैनवा एरोस्पेस के द्वारा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, ये सक्सेसफुल तरीके से इसका प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया है, और ये प्रोडक्शन में चीजें जा रही है। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और न्यू प्लेटफॉर्म काइंड एक्स, ठीक है, कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम का जो को 20 अप्रैल को इंडिया साउथ कोरिया समिट में प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में साइन हुआ है। अब ये डिफेंस इनोवेटिव ब्रिज है, जो बिजनेस इनक्यूबेटर, इन्वेस्टर्स, डिफेंस स्टार्टअप, यूनिवर्सिटी और आर&डी इकोसिस्टम दोनों कंट्री के बीच में प्रोवाइड करने की बात करता है। जिसको लीड कौन करेगा, तो साउथ कोरिया से डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, और इंडिया से डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड करेंगे, मतलब लीड बॉडी ये है। क्योंकि ये
बिल्ट एंड प्रूवन टेक्निक है, जो इंडस एक्स जिसके साथ इंडिया यूएस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम जो हम अमेरिका के साथ किए पड़े हैं, और फ्रेंड एक्स जो हम इंडिया और फ्रांस के साथ स्टार्टअप डिफेंस एक्सीलेंस के काम में हम कर रहे हैं। तो ये हमारा अलाइनमेंट है जो हम आईडेक्स करके इनोवेटिव इंटरप्राइजेस सिस्टम स्ट्रेंथन, जिसमें हम डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के बारे में भी बात कर रहे हैं। और ये सारी चीजें अलाइन किससे होंगी? ये 2020 का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन है उसके साथ हम इसको हम अलाइन कर रहे हैं। क्लियर? अब हम किस तरीके की चीजें हम इसके अंदर करने वाले हैं, तो पहला ज्वाइंट चैलेंजेस और ग्रांट्स के बारे में। बीएपी और डीआईयू रिलीज करेंगे ज्वाइंट चैलेंजेस, साथ साथ में ग्रांट्स जो स्टार्टअप के इनोवेशंस को डिफेंस टेक्नोलॉजी की प्रायोरिटाइज लिस्ट में हम लेके रखेंगे 2020 के अकॉर्डिंग। दूसरा, टेस्टिंग फैसिलिटीज के बारे में, जो यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी दोनों कंट्री की हैं उनके बीच में टेस्टिंग वैलिडेशन और प्रोटोटाइपिंग के कॉन्सेप्ट हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। सर्टिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में देखें तो ये हम फैसिलिटेट करेंगे कि ज्वाइंट सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस रखा जाए डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम के अंदर। एक्सिल एक्सिलरेट्स एंड इनक्यूबेटर के बारे में देखें तो दोनों साइड में जो इन्वेस्टर और इनोवेटर्स को एक्सिलरेट करेंगे और इनक्यूबेटर प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्रॉस कंट्री, है ना, एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे। मार्केट एंड पॉलिसी वर्कशॉप के बारे में देखें तो हम एक्सपोर्ट कंट्रोल, फंडिंग मॉडल्स, आईपी और लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ बातें होने वाली है। एनुअल काइंडेक्स की एक सबमिट होगी जिसमें हाई लेवल सियोल और न्यू दिल्ली के लोग बैठेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, साथ में ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, एकेडमिया हैं, ठीक है, और थिंक टैंक इसमें बैठेंगे और उसे रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें आ पा रही है। और इसे ट्रैक 1.5x डायलॉग्स के अंदर हम इस चीज को देखेंगे, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स जो ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करे, नेटवर्किंग प्रोवाइड करे, इसको पीरियोडिक रिव्यू और इनिशिएटिव डिलीवरेबल मोड में रखेंगे। जो हम बात कह रहे हैं, जो कमिटमेंट हो रहा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, दोनों साइड से इन चीजों को देखा जाएगा। क्योंकि कनेक्टेड इकोसिस्टम डेवलप करेगा तो इनोवेटिव क्लस्टर्स डेवलप इनोवेशन क्लस्टर डेवलपमेंट करने के बारे में बात है। कोरिया के तीन एरिया, जिसमें चैंगवॉन, डेजोन और ग्यूमी है, और इंडिया में वो दो डिफेंस कॉरिडोर, एक डिफेंस कॉरिडोर और दूसरा एरोस्पेस हब। डिफेंस कॉरिडोर में तमिलनाडु, यूपी, और एरोस्पेस हब में बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में एल&टी, टाटा एडवांस सिस्टम टाइप के, और उधर से हुंडई, रोटेम, हानवा टाइप की एजेंसीज, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लिंकेज, शेयर्ड इनोवेशन और ग्लोबल इम्पैक्ट के थॉट में काम करेंगी। की फोकस एरिया अगर हम देखें अंडर द काइंडेक्स में, कि एआई बेस्ड मिलिट्री एप्लीकेशंस, दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम और रोबोट्स, तीसरा कि स्पेस बेस्ड सैटेलाइट सर्विलांस कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, डिफेंस सेमीकंडक्टर फैब, लैब एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की गई है, और वहाँ करेक्शन है। और दूसरा, ड्यूल यूज और इमर्जिंग डीप टेक्नोलॉजीज में इसके ऊपर बात की जाएगी। तो ये है इसका पूरा फोकस एरिया। चाहते क्या है एग्जैक्टली exactly, अगर इस बात को पूरा समझें तो एक्चुअल में हम काइंडेक्स के थ्रू जो ट्रेडिशनल बायर सेलर डिफेंस टाई अप है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और कोलैबोरेटिव इनोवेटिव ड्रिवन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करते हुए हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, को प्रोडक्शन और रिजिलियंट डिफेंस सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इसमें टाइम की डिमांड है उसको हम फुलफिल करेंगे। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स जिसको आप देख लीजिएगा जो इससे रिलेटेड है।
चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट टू एक्सेस। भारत के अंदर ई श्रम पोर्टल पे 94 करोड़ वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से केवल 31 करोड़ के पास ईसीआईएस का एक्सेस है। अब जिनको पीएफ कटता है और उनको हेल्थ सर्विसेज मिलने वाली बात आती है, उनके लिए ये बात की गई है कि 94 करोड़ में से केवल 31 करोड़ को ही मिल पा रहा है। जो एग्जिस्टिंग लीगल जो हमारा सिस्टम है और जो सरकार की कमिटमेंट है, जिसके अंदर 2020 के अंदर ओएसएच हमने बनाया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये उसको भी धता बता रहा है। और इस चैलेंज की वजह से जो सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स है ना, वो क्रिएट हुआ पड़ा है। अब इसमें चैलेंज ये है कि 40 ईयर से ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्पेशली विमेन और हेजार्डस वर्क करने वाले वर्कर के लिए। तो उनके लिए मैंडेटरी प्रोग्राम हमारे पास नहीं है। तीसरा, कि अब कवर करने वाली बात तो हमने बता दी कि हम अराउंड 94 में से 31, है ना, मतलब वन थर्ड हम कवर कर पा रहे हैं। अगर हम गैप देखें, इसके गैप को अगर हम देखें, तो आप गैप में देख लीजिए कि वुमेन वर्क से रिलेटेड जो चैलेंज है, जो होम बेस्ड वर्क हो रहे हैं उनके लिए उनका एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, कि वीमेन की बॉडी और मेन की बॉडी का एक चैलेंज है, तो इनको मैटरनिटी लीव नहीं मिल पा रहा है। एनुअल चेकअप वाले चैलेंजेस हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। बार बार अगर ये विजिट कर रहे हैं, चूंकि सेंटर्स कम है, रिसोर्सेस कम है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, इसको कौन बियर करेगा? क्योंकि उसके अगर वहां जाने पे चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो टू वे लॉस है। अपना बॉडी का भी लॉस है और अपनी जो अपने वर्क का है, जिससे इनकम जनरेट हो रही है, उसका भी लॉस है। ये बात यहाँ की गई है। तो अब इन दूसरा जी, इसके अंदर इसी आईएएस का फोकस है, उससे उसके बियॉन्ड बातें अभी एनएसओ का अभी अभी मैंने आपको बताया था, पिछले वीक में ही एनएसओ की रिपोर्ट आई थी, और उसमें कहा गया था कि अब जो बीमारियां हैं, वो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, उधर जा रही हैं, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन टाइप की चीजें हैं। तो इसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज मैक्सिमम हम कवर कर रहे हैं। दूसरा, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनके बारे में इसमें बात की गई है, ये इन वर्कर, इनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम दिखता है। और तीसरा, कि इनकी ऐसी डेली रूटीन में ये चीजें, जैसे हाइपरटेंशन तो डेली होनी है, बट इसको ट्रैक नहीं कर सकते। मीन्स आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चैलेंज, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये भी एक चैलेंज इनके साथ है। अब क्रिटिकल हेल्थ रिस्क जो पर्याप्त तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा है चीजों को, उसमें हीट रिलेटेड इलनेस है। इसके अंदर जो ऑक्यूपेशनल चीजें हैं, वो कवर नहीं हो पा रही हैं। और दूसरा, एग्रीकल्चर वर्कर है जिनको मिलता है। अब देख लीजिए, बार बार अल्ट्रा वायलेट रेस का आपको मिल रहा होगा, नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन काम तो करना ही है, उसको तो रोका नहीं जा सकता है। तीसरा, कि इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट की जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से टेम्परेचर आप देख लीजिए, उस पर भी काम करना होता है। ओपन एयर वर्कर में है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, उसको आप ओवरकम कर ही नहीं सकते। और इसके बाद इन्फेक्शस डिजीजेस, जो वेस्ट स्पीकर्स हैं, हाँ, जो सैनिटेशन से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं, इनकी लाइफ में के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, इनके लिए चीजें नहीं है। वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं होता ऐसी इसमें, तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। और इंफ्रा रिलेटेड चीजें हैं कि शॉर्टेज है बेड के, डॉक्टर्स के, डायग्नोसिस के, है ना, ये फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है सेंटर्स की वजह से। तो हो क्या रहा है कि पैसा कट रहा है, जो हम सर्विस की गारंटी दे रहे हैं वो सर्विस नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से हमारी है, जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके हेल्थ का लॉस हो रहा है। ये प्रोडक्ट तो, अगर एक हेल्दी वर्कर ही एक प्रोडक्टिव वर्कर होता है, ये भी बात है। अब हम कर क्या सकते हैं? तो ये आप मोबाइल ऑक्यूपेशनल हेल्थ यूनिट बनाइए, एक। दूसरा, ओएसएच
मैंने आपको बात बात करी कि ऑक्यूपेशनल जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऐसे को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। कंपनसेट करिए अगर लॉस हो रहा है, तो अगर चेकअप में गए नहीं हो पाया तो उसके लिए आप क्या क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म आप डेवलप करते हैं उसको देखिए। इंक्लूसिव जेंडर सेंसिटिव सर्विसेज के बारे में देखिए, क्योंकि आप देखिए कि मेल स्टाफ बहुत ज्यादा है, वहाँ मेल डोमिनेशन है, एक वो चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम को रखिए। ई श्रम के अंदर जब आपके अंदर इंटीग्रेशन है कि भाई 31 करोड़ लोग ही जो है वो सीआईएस के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आप ई श्रम पोर्टल का यूज करके डायरेक्टली इनको एक्सेस क्यों नहीं प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इस तरीके की चीजें इसमें कही गई हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इफेक्टिव वर्कर्स हेल्थ स्कीम्स बनाने के बारे में बात की गई है, जो केवल फ्री ट्रीटमेंट ना करे, साथ साथ में इकोनॉमिक और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी रिड्यूस करे और एक्सेस प्रोवाइड करे हेल्थ केयर सर्विसेज को हमारे वर्कर्स के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप आराम से दोनों एक्सेस कर सकते हैं यहाँ। और लास्ट टॉपिक, अभी आपने देखा कि तमिलनाडु का जो इलेक्शन था वो काफी हाईलाइटेड था, एक तो बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 234 सीट्स थी, उसमें 108 सीट्स के ऊपर जो सिर्फ विजय जीत के आए, उनकी टीवीएफ पार्टी जीत के आई। और जब वो सरकार बनाने के लिए रा, राज गवर्नर से मिलते हैं, तो गवर्नर उन्हें कहते हैं कि भाई हमको एग्जैक्टली लिस्ट चाहिए कि जो आपके पास 118 50+1 के अकॉर्डिंग 118 आ रहा, वो कितने होंगे। यही चैलेंज का इशू है, इसी से रिलेटेड बातें हैं कि इसको कहीं मेंशन नहीं किया गया, बट ये कन्वेंशन है। और कन्वेंशन वो तरीका है जहां सिस्टम चलेगा, और वो चलने वाली चीजें बनी हुई हैं, पैटर्न एक बना हुआ है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट वे वही है। अब पूरे कन्वेंशन पे तो पूरा ब्रिटेन चल रहा है, तो वो उस कन्वेंशन की वैल्यूज है। ये बात यहाँ भी बताई गई है, इन दोनों आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी। और यही बात आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा एसआर बोमई केस में भी ये बात आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में भी बताया है कि भाई आप गवर्नर के वर्क को अगर आप डिफाइन करें, तो गवर्नर का वर्क क्या करना है। गवर्नर की जॉब प्रेसिडेंट के प्लीजर पे होती है, मीन्स सेंटर के प्लीजर पे होती है। तो वो सेंटर के वर्क के लिए ऑथराइज तो है, लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स के लिए यहाँ नहीं ऑथराइज है। सरकार का जो कोर्ट का मानना है वो ये है कि भाई अगर मेजोरिटी प्रूफ करनी है, तो लेजिस्लेट असेंबली का सेशन होगा, फर्स्ट सेशन में उसको प्रूफ करने के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो प्रूफ कर ले जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी जो बॉडीज, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो आएंगी, उनको रखा जाएगा। तो गवर्नर ने दो तीन चीजें करी, एक तो पहले लिस्ट मांगी, दूसरा 72 आवर का टाइम दे दिया। तो अभी जो अभी आप जो देख रहे हैं कि दल बदल कानून के बारे में जो बात की गई, इस ये जो बात, तो इसको आप कहीं ना कहीं से प्रोवोक कर रहे हैं। या आप वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, 2018 में भी कहा था कि आप टाइम नहीं डिसाइड कर सकते। अगर ये डिसाइड करना किसका काम है, ये काम है लेजिस्लेटिव असेंबली का। आर्टिकल भी अगर आप देख लीजिए, तो आर्टिकल में केवल क्या कहा गया, 164 के 1 में चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है। और 164 के 2 में वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ना कि गवर्नर के लिए। तो गवर्नर ने जो एक्टिविटी जो अपनी एक्टिविटी करी, ये पॉलिटिकली बाइज्ड के बारे में बात की गई है। और इसी से रिलेटेड ये सारी बातें थी, जिसमें मैंने मेन मेन बातें आपको बता दी कि क्या है कैसे है। यही सारी बातें इन्होंने करी है। पॉलिटिकल बातें हमें नहीं करनी, हमें सीधे इनकी जो इन्होंने वर्क जिस स्टाइल में किया उसको रिलेटेड बात करनी है। किसी का फेवरेट टॉपिक भी है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और बार बार ये चैलेंज रहता भी रहता है।
थैंक यू सो मच, फिर कनेक्ट करते हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी आप लोगों के लिए कोई बेहतर वर्क हम लोग कर पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई और सजेशंस, कोई और थीम या कुछ और आप हमसे चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।